स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। आज हमें पढ़ना है कूलाम्स लॉ। इसके पहले के एक लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में, और वहाँ पे हमने देखा कि चार्ज दो तरीके के, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब हो रहा था? जब किसी भी पदार्थ के परमाणुओं में अगर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर प्रोटॉन्स से कम हो गई तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पदार्थ को हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। और निगेटिवली चार्ज कब होगा? जब उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिवली चार्ज। और हमें ये भी पता है कि कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो अगर एक तरह के चार्ज हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? प्रत्याकर्षित करता है, रिपल्सिव फोर्स वहाँ लगता है। अगर अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इनके बीच लगने वाले बल के बारे में ही कूलाम्स ने 1785 में, इन 1785, चार्ल्स अगस्टिन कूलाम, चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने चार्ज के मध्य लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन के बारे में इन्होंने एक नियम दिया, जिसे हम कहते हैं कूलाम्स लॉ। तो देखते हैं कि कूलाम्स लॉ में क्या चीज़ है। कूलाम्स लॉ क्या कहता है? अब यहाँ पे कूलाम्स लॉ की डेफिनेशन अभी हम देखते हैं। पहले हमें ये समझना है कि ये क्या है। कूलाम्स लॉ को ही संक्षिप्त रूप में ये लिखा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं, एक ले लें Q1 और एक चार्ज ले लेते हैं Q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल r से। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये चीज़, इसको शॉर्ट में इस तरह से हम समझ सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? फिर से ध्यान दीजिए। देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, F को फोर्स मतलब बल, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी चीज़ को फिर हम आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कूलाम्स लॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two point charges is directly proportional to the product of point charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब क्या हो गया? इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि दो पॉइंट चार्जेस हो गए, क्या क्या हैं? Q1 और Q2। इनके बीच के डिस्टेंस को R कहा जाए। तो Q1 और Q2 का जब प्रोडक्ट हम निकालेंगे, वो इन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होगा। जबकि इनके बीच की दूरी का जब वर्ग हम देखेंगे, वो इस फोर्स से लगने इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product किधर गया of point charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसको हम इस फॉर्म में याद कर सकते हैं, F is directly proportional to Q1 into Q2 upon R स्क्वायर। और इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जब इक्वल टू के फॉर्म में लिखा जाएगा, थोड़ी जूम कर दीजिएगा, तो F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल की जगह पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम K लिख सकते हैं, और ये Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा?
आर स्क्वायर। और इसी को हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज जब रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, भी इसी को हम लिख सकते हैं, जहाँ लिख लीजिए फेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इसकी और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। एक सेकेंड, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। जहाँ और बाकी यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 क्या है, पॉइंट चार्जेस, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, या डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 भी लिख सकते हैं हम। बस ये कंप्लीट। तो ये कूलम्ब्स लॉ हमें सिर्फ ये याद रखना है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने 1785 में नियम दिया, जिसको कूलाम्स लॉ बताया गया। आगे आइए अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम वैद्युत बल का अनुभव कर सकें। तो इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब हो गया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का या फिर वैद्युत बल का अनुभव करे, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। एक बार फिर से समझिए, वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चार्ज वैद्युत बल का अनुभव करे, उसे हम कहेंगे, उस पूरे क्षेत्र को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। आगे आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, आगे हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लगने वाला वैद्युत बल की तीव्रता को ही उस क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे लगने वाले वैद्युत बल की तीव्रता को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। आगे इसको एक और तरीके से समझाया जा सकता है, आइए उसको देखते हैं। पॉज कर दीजिए था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का अगर नाम हम लिखना चाहें Q0 कर सकते हैं। तो किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही उस क्षेत्र की वैद्युत तीव्रता कही जा सकती है, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0। Q0 क्या है, एक अगर हम पॉइंट चार्ज ले लें Q जिसको, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके द्वारा
जो भी वैद्युत फील्ड बन रहा है, जो भी वैद्युत बल है, जहाँ तक इसका वैद्युत बल अनुभव किया जा सकता है उसको हम कहेंगे इसका वैद्युत क्षेत्र। और उसी क्षेत्र में अगर कोई पॉइंट चार्ज हम ले लें, कोई बिंदु ले लें Q0, तो इसकी वजह से लगने वाला जो भी बल होगा Q0 पे, उसे ही हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि E इक्वल टू वेक्टर F अपन Q0। अब कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, क्या लिखा जा सकता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान Q0। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ E इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R²। अगर ये वैल्यू हम E की जगह पे पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F, एक सेकेंड थोड़ी सी गलती हो गई, ये F होता है, ठीक, कूलाम्स लॉ होता है फोर्स के लिए, तो F की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। तो F की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। अब यहाँ पे Q2 क्या है, Q2 एक दूसरा चार्ज है और यहाँ हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको Q0 मान लिया गया है। इसी को अगर हम चाहें तो ये Q1 और इसी को हम कह सकते हैं कि Q2 है, दूसरा वाला चार्ज है, तो यहाँ पे हम इसको Q2 भी कह सकते हैं। इसका मतलब Q1 और Q2 अपान R², और ये जो Q0 है दूसरा वाला चार्ज, उसको Q2 अगर माना जाए तो यहाँ पे ये इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 अपान R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा, जो कि न्यूटन पर कूलाम में होता है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, वैद्युत फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q2, या फिर इसी को हम Q0 भी कह सकते हैं। Q0 या फिर Q2 का मतलब है कि Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ हमें पता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम इस फार्मूले से याद कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R²। अब ये फोर्स उनके बीच लगने वाले बल का सूत्र है, तो फोर्स की जगह पे ये वैल्यू हमने पुट कर दिया E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R² और डिवाइड बाई Q2 कर दिया गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जा रहा है वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 अपान R²। ये जनरल फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, जिसका मात्रक होता है, यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कोई भी सरफेस हो जहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हों, तो अगर इस सरफेस को हम यस कहें, इससे निकलने वाली जो भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाओं की समस्त संख्या को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। किसी भी सरफेस से निकलने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। तो देख लीजिए, द फ्लक्स इज द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस
कमिंग आउट ऑफ एनी सरफेस, किसी सतह से निकलने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है फाई ई से। अब ये फाई ई वैद्युत, अब यहाँ पे इस सरफेस से ही अगर हम एज्यूम करें कि एक एलिमेंट्री सरफेस डी एस लें, ये एलिमेंट्री सरफेस डी एस लें ओरिजिन ओ से, और यहाँ से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं अगर उसको हम वेक्टर ई से डिनोट करें, तो इस एलिमेंट्री सरफेस डी एस से का जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको हम लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। मतलब डी एस एलिमेंट्री सरफेस से निकलने वाले जो वैद्युत फ्लक्स हैं उसको हम ये लिख सकते हैं। और अगर पूरे सरफेस की बात की जाए, इस पूरे सरफेस पे अगर हम देखें कितने वैद्युत फ्लक्स लग रहे हैं, तो देयरफॉर कह सकते हैं टोटल फ्लक्स ऑफ द सरफेस इज गिवन बाई फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा।